तो चलिए खैर आज हम लोग एवोल्यूशन के अंदर बात करते हैं बेसिकली ओरिजिन ऑफ लाइफ की। तो दैट इज एन ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो सबसे पहले इसमें एवोल्यूशनरी बायोलॉजी के बारे में देखते हैं। दैट इज एन एवोल्यूशनरी बायोलॉजी। एवोल्यूशनरी बायोलॉजी की बात करें तो बेसिकली इट इज द हिस्टोरिकल चेंजेस it is the historical changes takes place in flora and fauna. फ्लोरा एंड फौना। तो बेसिकली एक तरीके का हिस्टोरिकल चेंजेस है, ठीक है, जो कि फ्लोरा के अंदर और फौना के अंदर आया है, जिसकी वजह से वो धीमे 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 एडवांस कैरेक्टर अपने अंदर एक्वायर करते गए। तो एक्चुअल में अगर देखा जाए तो फ्लोरा का मतलब होता है दैट इज अ एनिमल। एक मिनट, फ्लोरा का मतलब होता है दैट इज एन प्लांट्स और फौना का मतलब है दैट इज एन एनिमल्स। तो ये अगर देखा जाए तो हिस्टोरिकल चेंजेस है जो कि फ्लोरा के अंदर फौना के अंदर डेवलप हुआ है। तो अब अगर देखा जाए तो एवोल्यूशन की अगर हम बात करें, historical changes takes place in the flora and fauna over millions of years। तो ये जो चेंजेस आया है ये बेसिकली मिलियंस ऑफ ईयर्स में चेंजेस आया है। तो नेक्स्ट आते हैं दैट इज एन एवोल्यूशन पर। एवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? तो एवोल्यूशन का मतलब होता है टू अनफोल्ड or unwrap। This is to unfold, to unwrap, which reveal the hidden potential। देखिए सीधी सी बात है कि एवोल्यूशन का मतलब अगर देखा जाए तो अपने आप में एवोल्यूशन का क्या मतलब है? तो एवोल्यूशन का मतलब है टू अनफोल्ड और टू अनरैप। देखिए अनफोल्ड का मतलब है खोलना और अनरैप का मतलब भी यही है। और इसका मतलब यहां से है कि एक्चुअल में कोई ऐसी चीज है जो हिडन पोटेंशियल है और वो हिडन पोटेंशियल धीमे धीमे रिवील हो रहा है, ठीक है, खुल रहा है। तो दैट इज नोन एज अ एवोल्यूशन, ठीक है। ये जो टर्म दी थी एवोल्यूशन टर्म, वो दी थी बेसिकली हेबर्ट स्पेंसर ने। तो टर्म गिवन बाय हेबर्ट स्पेंसर। तो जो टर्म दी है वो दी है बेसिकली हेबर्ट स्पेंसर ने। अब अगर देखा जाए तो मैंने कहा कि यूनिवर्स के ऊपर बात आती है। व्हाट इज यूनिवर्स? तो यूनिवर्स का मतलब क्या है? अगर देखा जाए तो ये बेसिकली इट इज अ ह्यूज क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज है। और अगर देखा जाए तो गैलेक्सी, मैंने कहा गैलेक्सी
contain stars, cloud of gases, यानी जो बेसिकली गैलेक्सीज है वो बेसिकली स्टार्स है, क्लाउड ऑफ गैसेज है एंड डस्ट है। तो मैंने कहा कि अगर देखा जाए इस गैलेक्सी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अर्थ इज अ स्पेक ऑफ यूनिवर्स। अर्थ जो है वो सिर्फ एक बहुत अदना सा हिस्सा है, बहुत छोटा सा हिस्सा है यूनिवर्स का। ठीक है, अदरवाइज यूनिवर्स जो है वो बहुत वास्ट है, बहुत वास्ट है यूनिवर्स। मैंने कहा कि अगर देखा जाए तो गैलेक्सी कंटेन दैट इज गैलेक्सी कंटेन 10 to the power 11 स्टार्स। अगर गैलेक्सी में देखेंगे तो गैलेक्सी के अंदर 10 to the power 11 स्टार्स है। ठीक है, एंड द यूनिवर्स हैव 10 to the power 11 गैलेक्सीज। यानी यहां से आप अंदाजा लगा लीजिए कि गैलेक्सी के अंदर अगर आप देखेंगे तो 10 टू द पावर 11 स्टार्स है, जबकि यूनिवर्स के अंदर 10 टू द पावर 11 गैलेक्सीज है। सो द यूनिवर्स कंटेन universe contain 10 to the power 22 stars। समझ रहे? तो इस यूनिवर्स के ऊपर अगर देखेंगे तो कितने स्टार्स हैं? दैट इज 10 टू द पावर 22 स्टार्स मौजूद है। तो मैंने कहा कि नियरेस्ट स्टार की बात करें, दैट इज नियरेस्ट स्टार की बात करें तो दैट इज सन। नियरेस्ट स्टार क्या है? दैट इज सन है। इसके बाद आइए नेक्स्ट के origin of universe was explained by Big Bang theory, by Big Bang theory। तो यानी यूनिवर्स के फॉर्मेशन की अगर बात की, जिसको एक्सप्लेन किया था बिग बैंग थ्योरी ने। ठीक है, गिवन बाय, यानी जो बिग बैंग थ्योरी थी उसको दिया था एबेली मार्टी ने। इसके बाद मैंने कहा कि एज ऑफ यूनिवर्स की बात करें यूनिवर्स तो दैट इज 20 बिलियंस ईयर्स एगो। यानी एज ऑफ यूनिवर्स क्या है? दैट इज 20 बिलियंस ईयर्स एगो है। इसके बाद दैट इज सोलर सिस्टम एज की अगर बात करें तो तकरीबन ये 4.7 बिलियन ईयर्स 4.5 बिलियन ईयर्स एगो। दैट इज 4.5 बिलियन ईयर्स एगो।
इसको एक काम ये करिए कि इसको 7 ही, दैट इज 4.7, ये 4.7 होगा। एज ऑफ अर्थ दैट इज 4.5 बिलियंस ईयर्स एगो। तो यहां तक बात आ गई इस यूनिवर्स से रिलेटेड। मैंने कहा कि अर्ली अर्थ डू नॉट हैव एनी एटमॉस्फेयर। अर्ली अर्थ के पास में कोई एटमॉस्फेयर नहीं था। तो नेक्स्ट आते हैं अब हम। तो देखिए, एक्चुअल में एक बात यहां पर समझ लीजिए कि हम जो इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे वो 3 सवाल है जिनके सवालों के जवाब हमें तलाशने इस एवोल्यूशन चैप्टर के अंदर। सबसे पहला सवाल हमारा ये था कि हाउ दिस यूनिवर्स यूनिवर्स एंड अर्थ फॉर्म। यूनिवर्स एंड अर्थ फॉर्म, पहला सवाल ये है कि किस तरीके से यूनिवर्स और अर्थ फॉर्म हुआ। तो यहां पर मैंने बताया कि यूनिवर्स को एक्सप्लेन किया, यूनिवर्स के फॉर्मेशन को एक्सप्लेन किया है, दैट इज अ बिग बैंग थ्योरी ने। और अर्थ के फॉर्मेशन में रोल प्ले किया है, दैट इज अ सोलर नेब्यूला ने। दैट इज सोलर नेब्यूला ने अर्थ के फॉर्मेशन में रोल प्ले किया है। दूसरा सवाल आता है कि हाउ फर्स्ट ऑर्गेनिज्म फॉर्म्ड ऑन अर्थ। पहला ऑर्गेनिज्म अर्थ के ऊपर कौन सा फॉर्म हुआ, ठीक है, कैसे फॉर्म हुआ। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन आता है कि हाउ द वास्ट वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, हाउ द वास्ट वैरायटी ऑफ organisms are formed on earth। तो ये 3 सवाल है जो आप एवोल्यूशन के अंदर पढ़ेंगे। तो पहला सवाल यही था कि किस तरीके से यूनिवर्स और अर्थ फॉर्म हुआ। दूसरा सवाल यह था कि अगर अर्थ फॉर्म हो गया है तो उसके ऊपर पहला ऑर्गेनिज्म कैसे फॉर्म हुआ, और अगर फर्स्ट ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो गया तो कैसे वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म अर्थ के ऊपर फॉर्म हुए। तो इन तीनों सवालों के जवाब हम इस चैप्टर के अंदर पता करेंगे, दैट इज एन एवोल्यूशन चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो पहला वाला क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया कि किस किस तरीके से हुआ, इनकी एजेस क्या थी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। दैट इज द थ्योरीज ऑफ हेलो 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 हेलो। Yes, sir. तो दैट इज अ थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो इसके अंदर सबसे पहले एक सिंपल थ्योरी आई, दैट इज अ थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। दैट इज थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। स्पेशल
क्रिएशन। तो जो पहली थ्योरी आई वो थी थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। इसके थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, इसके बाद अगर देखा जाए तो मैंने कहा कि इसको सपोर्ट किया था, दैट इज सपोर्टेड बाय फादर सोरेज। तो इसको सपोर्ट किया था फादर सोरेज ने, और ये बेसिकली मिथ बेस्ड थ्योरी थी, दैट इज अ मिथ बेस्ड थ्योरी थी। ये थ्योरी ये कहती थी कि अगर हम अलग अलग रिलीजन को देखें, अलग अलग रिलीजन को देखें, तो अलग अलग रिलीजन के हिसाब से अलग अलग पहला ऑर्गेनिज्म आया है, ठीक है। तो मैंने कहा कि ये थ्योरी जो है, ये बेसिकली थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन जो है, ये बेसिकली मिथ बेस्ड थ्योरी थी। इस थ्योरी की अगर बात की जाए तो मैंने कहा कि पहली बात ये थ्योरी ये कहती थी कि all the organisms seen today are as such। तो जो ऑर्गेनिज्म आज हमें दिख रहे हैं ये हमेशा से ही एज सच थे, हमेशा से एज सच थे, ठीक है। और ये कह रहा है कि डाइवर्सिटी जो है will continue in future। देखिए इस थ्योरी को अगर देखा जाए तो ये जो थ्योरी थी, दैट इज अ थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, ये थ्योरी क्या कहती है? ये थ्योरी ये कहती है कि अगर हम मुस्लिम्स की बात करें तो मुस्लिम्स के अकॉर्डिंग फर्स्ट ह्यूमन जो था, फर्स्ट ह्यूमन वो एडम थे एंड ईव थी। हिंदुज्म के बारे में अगर देखा जाए, हिंदुज्म में तो फर्स्ट ह्यूमन जो थे वो मनु थे, एंड फर्स्ट फीमेल जो थी वो श्रद्धा थी, दैट इज फर्स्ट फीमेल का नाम था श्रद्धा। और इन्हीं के सारे ऑफस्प्रिंग्स हैं आज तक। यानी अगर देखा जाए तो रिलीजन जैसे जैसे चेंज होता जाता है वैसे वैसे फर्स्ट ह्यूमंस का नाम चेंज होता जा रहा है। और अगर देखा जाए तो ये जो फर्स्ट एडम आए या ईव आए, ये कहाँ से आए, कैसे फॉर्म हुए, इसका जवाब ये थ्योरी कुछ भी नहीं देती है। यानी ये थ्योरी इस बारे में बिल्कुल कुछ नहीं बताती कि आखिर कहाँ से एडम और ईव आए हैं या कहाँ से मनु और श्रद्धा आए हैं, इसके बारे में नहीं बताती है। दैट इज अ थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट थ्योरी है दैट इज अ कॉस्मिक थ्योरी, कॉस्मिक पैनिस्पर्मिया थ्योरी। दैट इज कॉस्मिक पैनिस्पर्मिया थ्योरी। तो मैंने कहा कि some scientists believe that lives तो मैंने कहा कॉस्मिक पैनिस्पर्मिया थ्योरी की बात करें तो इसको
मैंने कहा कि some scientists believe that the life comes from outer space as spores, यानी साइंटिस्ट का ये मानना था कि जो जिंदगी थी वो दूसरे प्लेनेट से आई है, और दूसरे प्लेनेट से जो आई है ये बेसिकली स्पोर्स की शक्ल में आई है, समझ रहे हैं, स्पोर्स की शक्ल में आई है, और वो स्पोर्स दूसरे प्लेनेट से चल के यहाँ पर आए, और यहाँ का फेवरेबल इन्वायरमेंट को देखते हुए यहाँ के जमीन पर आके ये स्पोर्स जर्मिनेट कर गए, ग्रो कर गए और नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म कर दिया। तो ये थ्योरी थी, दैट इज अ कॉस्मिक पेनिस्पर्मिया थ्योरी। ठीक है, कॉस्मिक के मायने होते हैं बेसिकली यूनिवर्स के, और पेनिस्पर्मिया का मतलब यहाँ पर स्पोर से है कि यूनिवर्स में कहीं और से स्पोर्स आए, और वो स्पोर्स उड़कर जब अर्थ पर आए तो इन्होंने यहाँ पर आके ग्रो करना स्टार्ट कर दिया, और जब ग्रो करना स्टार्ट कर दिया तो यहाँ पे लाइफ फॉर्म हो गई थी। नेक्स्ट आइए थर्ड पर, दैट इज अ थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन पर। थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, इसका मतलब दिस इज एन एबायोजेनेसिस थ्योरी, दैट इज एन एबायोजेनेसिस थ्योरी है, या फिर ऑटोबायोजेनेसिस है। ठीक है, ऑटो माने होता है सेल्फ के, तो मैंने कहा कि इस थ्योरी को काफी लोगों ने सपोर्ट किया, तो मैंने कहा कि सपोर्टेड बाय एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर, तो इस थ्योरी को सपोर्ट किया था एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर ने खूब। इनका कहना यह था कि इन्होंने कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स दिए, इन्होंने कहा कि ऑर्गेनिज्म are formed by itself, organisms are formed by itself on decaying matter पर, ठीक है, रोटिंग मटेरियल पर, इस जगह पर अगर देखा जाए तो ऑर्गेनिज्म खुद से प्रोड्यूस हो गया था स्पॉन्टेनियसली, यानी ऑर्गेनिज्म अपने आप फॉर्म हो गया था डिकेइंग मैटर पर, रोटिंग मटेरियल पर अपने आप से। यहाँ तक के इस थ्योरी में लोगों ने ये तक माना कि रिवर नाइल की मिट्टी जिस शक्ल में सूख गई उस शक्ल में ही ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो गया। तो मैंने कहा कि दिस थ्योरी also believed that the mud of river Nile could give rise to frogs, fishes, crocodiles, when warmed in light rays। ठीक है, जिस शक्ल में मिट्टी सूख गई, वार्म हो गई लाइट रेज में, उसी तरीके का ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो गया। तो यहाँ पर ये थ्योरी ये कहती थी कि ऑर्गेनिज्म अपने आप से फॉर्म हो जाता है, स्पॉन्टेनियसली फॉर्म हो जाता है अपने आप से। नेक्स्ट आइए, दैट इज अ थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस।
दैट इज थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस को प्रपोज किया था, दैट इज प्रपोज्ड बाय हार्वे एंड हॉक्सले। इस थ्योरी को, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस को प्रपोज किया था हार्वे एंड हॉक्सले ने। यानी इनका कहना था, they stated that new life can originate on earth from pre-existing life। यानी हार्वे एंड हॉक्सले का कहना था कि जब भी नई जिंदगी आएगी वो हमेशा पुरानी जिंदगी से ओरिजिनेट होकर आएगी, कभी भी एक्सीडेंटली नहीं आ सकती। और उस बात को उसने एक लाइन कहा था, दैट इज एन ओमिनिस वाइवम एक्स ओवो और वीवो। इस थ्योरी को एक्सप्लेन किया, एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड किया बाय 3 साइंटिस्ट ने। तो मैंने कहा कि दिस थ्योरी was proved by Reddy और Spallanzani, that is Spallanzani and Louis Pasteur independently। तो इस थ्योरी को एक्सप्लेन प्रूव्ड किया रेडी ने, स्प्लेंजेनी ने और पास्चर ने इंडिपेंडेंटली, एकदम अलग। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं बेसिकली एक्सपेरिमेंट ऑफ लुइस पास्चर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर, इस लाइन का मतलब क्या हुआ? दे स्टेटेड दैट न्यू लाइफ कैन ओरिजिनेट ऑन अर्थ फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से क्या? यानी इसका मतलब न्यू लाइफ कैन ओरिजिनेट ऑन अर्थ फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, इसका मतलब है कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म ही नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म कर सकता है, कोई भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑर्गेनिज्म को फॉर्म नहीं कर सकता। यानी जब भी नई लाइफ फॉर्म होगी, नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म होगा, उसको हमेशा लिविंग ऑर्गेनिज्म ही फॉर्म करेगा, कभी भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर्म नहीं कर पाएगा। ओके सर, बात समझ गए? यस सर। ठीक है, तो नेक्स्ट आइए, दैट इज एक्सपेरिमेंट ऑफ लुइस पास्चर पर। तो आ जाइए एक्सपेरिमेंट ऑफ लुइस पास्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए पहले ही समझ लीजिए इस एक्सपेरिमेंट में उसने क्या काम किया। उसने क्या किया कि इस तरीके के राउंड बॉटम फ्लास्क ले लिया। क्या ले लिया? राउंड बॉटम फ्लास्क। और राउंड बॉटम फ्लास्क में इस तरीके की एक एस शेप की डिलीवरी ट्यूब लगा दी, एस शेप की डिलीवरी ट्यूब। और इसके अंदर उसने क्या किया कि इसके अंदर बेसिकली इसमें शुगर्स थी, ठीक है, शुगर्स थी, और उसके साथ साथ इसके अंदर किल्ड ईस्ट थी, ठीक है। यानी यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं कि एक तो शुगर सॉल्यूशन था
और किल्ड ईस्ट थी। यहां तक समझ रहे हैं? और इसको अगर देखा जाए तो इस राउंड बॉटम फ्लास्क को एक इस पर रखा हुआ है, और अगर दिखाया जाए तो इसके नीचे एक बर्नर लगा हुआ है, ये लगा है बर्नर। तो दिस इज, ये लगा हुआ है बर्नर, और बर्नर से देखें तो ये हीट हो रहा है, ठीक है, ये हीट हो रहा है, ये हीट हो रहा है। ये अगर आप देख रहे हैं तो इसको हम कहते हैं एस शेप्ड डिलीवरी ट्यूब। यहां तक क्लियर हुई बात? ठीक है, एस शेप यस डिलीवरी सर। ट्यूब का दूसरा नाम स्वान नेक, स्वान नेक भी कहलाता है। ये जो एस शेप डिलीवरी ट्यूब है या स्वान नेक डिलीवरी ट्यूब है, ये एक तरीके का फिल्टर है। कैसा, क्या है ये? दैट इज अ फिल्टर है, एक तरीके का फिल्टर। यहां तक बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? यस सर, आ और रही है समझ। जब इसको हीट किया गया, खूब हीट किया गया, तो इसको हीट करने पर, यानी जब खूब हीट किया गया तो यहां से ये स्टीम निकल रही है। यहां से ये क्या हो रहा है? ये बेसिकली स्टीम निकल रही है, यहां से ये स्टीम निकल रही है। और यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये पूरी तरीके से स्टरलाइज हो गया है, यानी स्टराइल हो गया है। व्हाट इज स्टराइल? तो स्टराइल का मतलब है माइक्रोब्स फ्री। स्टराइल का क्या मतलब है? दैट इज अ माइक्रोब फ्री। बात यहां तक समझ में आ रही है? माइक्रोब फ्री हो गया ये। यस सर। इसके बाद हमने क्या किया कि इसको इस तरीके का अगर देखा जाए तो ये डिलीवरी ट्यूब मैंने दिखाया कि ये पहले से, यानी ये पूरी तरीके से स्ट्राइल हो गया था, इसमें कोई भी माइक्रोब नहीं था। और ये एक तरीके का शुगर प्लस यीस्ट सॉल्यूशन था। ठीक है, और अब इसके अंदर अगर देखा जाए तो नो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। क्या ये बात सही है? यस सर। यहां से माइक्रोब जाने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन ये जा ही नहीं पा रहे अंदर तक। क्लियर है ये बात? यानी ये क्या है? ये बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये, और अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस में है? एयर में। अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये अंदर नहीं जा पा रहे इस एस शेप डिलीवरी ट्यूब की वजह से। जब ये अंदर नहीं जा पा रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ तक ये पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो इससे बैक्टीरिया